गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्ते। आज फिर हम उस बुक की रीडिंग में हैं। बुक है हमारे पास सवाल जवाब हैं और उसकी एक और चैप्टर है हमारे पास सशक्त प्रस्तुति के 6 महत्वपूर्ण उपाय। और उसमें से हम अब आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। यहाँ से शुरू करते हैं कि बंदर जो देखता है वही करता है। अगले चित्र में खड़े दो लोग प्रतिरूपण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उत्कृष्ट उदाहरण मतलब बहुत ही बेहतरीन उदाहरण। प्रतिरूपण मतलब एक दूसरे जैसा दिखना। वे एक जैसी मुद्राओं में खड़े हैं। उन्होंने अपने गिलास एक ही तरह से पकड़े हुए हैं। शायद उनके पेय पदार्थ भी एक ही हों। उनकी पोशाक एक सी है और उनका शब्द प्रयोग भी एक जैसा है। यदि एक व्यक्ति अपनी जेब में हाथ डालता है तो दूसरा उसकी नकल करता है। अगर दूसरा अपने वजन को अपने दूसरे पैर पर डालता है तो उसका दोस्त भी वैसा ही करता है। जब तक ये दोनों आपस में सहमत होंगे और उनमें तालमेल बना रहेगा, तब तक प्रतिरूपण या प्रतिबिंबन चलता रहेगा। प्रतिबिंबन दर्शाता है कि तालमेल बन चुका है। मतलब दो लोग आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और एक जैसे हाव भाव दिखा रहे हैं, तो उससे प्रतिबिंबन होता है। जब हम शीशे में अपने आप को देखते हैं तो शीशे में जो हम दिख रहे होते हैं वो हमारा प्रतिबिंब होता है। इसी तरह से जब हमारे साथ वाला व्यक्ति भी उसी प्रकार से कर रहा होता है, तो एक तरह से देखा जाए तो वो शीशे के अंदर ही हमारी एक तस्वीर होती है, हमारा एक चित्र होता है। सो प्रतिबिंबन दर्शाता है कि तालमेल बन चुका है। प्रतिरूपण से सब सामने वाला व्यक्ति सहज होता है। यह तालमेल बनाने वाली एक प्रबल तकनीक है। धीमी गति के वीडियो शोध से पता चलता है कि इसमें एक ही समय में पलक झपकना, नथुने फुलाना, भ्रुकुटी उठाना और यहाँ तक कि पुतली फैलाना और सिकोड़ना भी शामिल। अगर हम बात करें प्रतिरूपण जो है उसमें एक बड़ी बात यह है कि आ, ये जो सारे भाव बताए, हाव भाव बताए, उसमें पलक झपकाना मतलब कि आप आंखें खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। नथुने फुलाना यानी कि कई बार गुस्से से हमारे नाक के आसपास ये फूल जाते हैं। भ्रुकुटी भ्रुकुटी का मतलब होता है ये भौएं, ये वाला हिस्सा, इसे उठाना, तानना, यहाँ तक कि पुतली फैलाना यानी कि आंखें बड़ी बड़ी करना और सिकोड़ना भी शामिल है। ये उल्लेखनीय है क्योंकि इतने सूक्ष्म संकेतों की जानबूझकर नकल नहीं की जा सकती है। तो अगर ये ऐसा होने लगे तो समझने वाली बात है कि उस व्यक्ति के हाव भाव, सोच विचार हमसे मिल रहे हैं, जो जरूरी है। अच्छा तालमेल बनाना, सामने वाले व्यक्ति की देह भाषा और शाब्दिक भाषा को प्रतिबिंबित करना तत्काल तालमेल बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलें तो आप उसकी बैठने की मुद्रा, देह कोण, हाव भाव और आवाज के लहजे को प्रतिबिंबित करें। तो जब भी आप किसी व्यक्ति के पास सामने जाते हैं तो आपको वैसा ही हो जाना होता है। अगर पंजाबी भाषा वाला व्यक्ति मिले और उसका उस तरीका बोलने का जैसा हो, आपको भी अगर वैसा करना आ जाए। हरियाणा का कोई व्यक्ति मिले, उसके साथ जैसा बोलने का तरीका हो वैसा आपको करना आ जाए, या वो जिस प्रकार से जीवन जी रहे हो उस प्रकार की शैली को आप समझ सकें, तो ये बहुत ही आसान रहेगा कि अगर हम उनके जैसा करने लगे तो वो हमें अपने जैसा समझने लग जाएंगे, फिर हमारी जो भी बात होगी उनको समझ में आने लग जाएगी। जल्दी ही उसे ऐसा लगने लगेगा कि आप में कुछ ऐसा कुछ है जो उसे पसंद आ रहा है। वह शायद आपको इनके साथ मेरा स्वाभाविक तालमेल है कि श्रेणी में रखेगा। कि इनके साथ तो मेरा जो ना स्वाभाविक तालमेल है, अपना तो ऐसा चलता है वाली बात हो जाती है कि श्रेणी में रखेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह आप में अपनी छवि देखता है। ये दोनों दोनों चित्र फिर से आपको इसी प्रकार से दिख रहे हैं। प्रतिबिंबन द्वारा तालमेल बनाना अब एक चेतावनी भी है। नई मुलाकात में प्रतिरूपण शुरू करने में जल्दबाजी ना करें। जब जब से मैंने अपनी पुस्तक बॉडी लैंग्वेज लिखी है, बहुत से लोग प्रतिरूपण तकनीकों के बारे में जागरूक और जानकार हो चुके हैं और इन तकनीकों को 10 करोड़ से ज्यादा लोग टीवी और वीडियो पर देख चुके हैं। प्रतिरूपण से पहले कुछ मिनट का इंतजार करने में अक्सर समझदारी होती है। पहले हम जान लें, समझ लें वो व्यक्ति किस प्रकार का है, वो व्यक्तित्व किस प्रकार का है, उसके बाद हम वैसा करें। कहीं उसे ऐसा ना लग जाए कि मेरी नकल कर रहा है। गुस्सा भी कर सकते हैं। बहुत हल्के और सहज भाव से थोड़ा 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 करके इंतजार करने के बाद, हाँ मुझे भी ऐसा ही अच्छा लगता है, जब वो गिलास पकड़ रहा हो व्यक्ति, आप भी उसी प्रकार से गिलास पकड़ने का प्रयास करें। तो इस तरह की कुछ चीजें होती हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रतिरूपण असमानता है।
भावों की अभिव्यक्ति के लिए पुरुषों और महिलाओं के दिमाग अलग अलग तरह से बने हैं। अधिकतर महिलाएं चेहरे के भावों का सहारा लेती हैं, जबकि पुरुष शरीर की गतियों और संकेतों के द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा एक जेंडर डिफरेंस है, हर चीज में होता है, और इस तरीके से अपने भाव को व्यक्त करने के तरीकों में भी है। तो ज्यादातर महिलाएं चेहरे के भावों का सहारा लेती हैं, जबकि पुरुष शरीर की गतियों और संकेतों के द्वारा अपने भावों को की अभिव्यक्ति करते हैं। सामान्यतः एक महिला 10 सेकंड की सुनने की अवधि में वक्ता के भावों पर प्रतिक्रिया देते हुए औसतन चेहरे के 6 भावों का प्रयोग करती है। ये तो कमाल है, मतलब इन्होंने पूरा इसको ठीक तरीके से एवरेज देखा है। मतलब अपनी जो पूरी इन्होंने रिसर्च की है, उस रिसर्च में इसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसे बताया है। जबकि हम इस पुस्तक को शुरू से पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने हमें रेशोज के बारे में हर बार बताया है, और यहाँ पर भी फिर से रेशो की बात आ गई है कि सामान्यतः एक महिला 10 सेकंड की सुनने की अवधि में वक्ता के भावों पर प्रतिक्रिया देते हुए औसतन चेहरे के 6 भावों का प्रयोग करती है। उसका चेहरा वक्ता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। ध्यान से देखने वाले को ऐसा लगता है कि मानो दोनों महिलाओं के साथ एक घटनाएं घट रही हैं। जब वो आपस में बात करती हैं, तो कम से कम 6 अपने भाव बदलती हैं। 6 भाव, ये बड़ी बात है। यहाँ 10 सेकंड की एक सामान्य श्रृंखला दी जा रही है, जिसमें एक महिला के चेहरे से उसके सुने हुए भाव प्रदर्शित हो रहे हैं। दुख, आश्चर्य, क्रोध, खुशी, भय और आकांक्षा, यानी कि कुछ करने की चाहना, यानी उम्मीद। तो इस प्रकार से ये 6 भाव दिए हैं, और ये 6 भाव उनकी बातों को करते करते थोड़ी देर में ही आपको महसूस होने लग जाएंगे। सामान्यतः हर महिला के साथ ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, मगर ये एक स्टडी है। महिलाएं वक्ता की आवाज के लहजे और देह भाषा के द्वारा कही हुई बातों का मतलब समझती हैं और अपने समझे हुए भावों को अपने चेहरे के भावों द्वारा व्यक्त करती हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ किस तरीके से एक आदमी के बोलने के तरीकों के ऊपर और उस बोले गए शब्दों के अनुसार सामने वाले व्यक्ति के सोचने के तरीकों पर बात की गई है। महिलाएं वक्ता की आवाज के लहजे और देह भाषा द्वारा कही हुई बातों का मतलब समझती हैं और अपने समझे हुए भावों को अपने चेहरे के भावों द्वारा व्यक्त करती हैं। ठीक यही एक पुरुष को करना होता है अगर उसे महिला का ध्यान अपनी तरफ खींचना हो या उसे सुनने के लिए मजबूर करना हो। अधिकतर पुरुष सुनते समय चेहरे की अभिव्यक्ति को लेकर हतोत्साहित हो जाते हैं, पर अगर आप इसे सीख लेते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा हो जाता है। तो हम चेहरे के भावों को और अब लोगों के हाथ हिलाने डुलाने के तरीकों को थोड़ा ध्यान से अगर देखें और उनकी स्टडी करने लगें, तो हमें काफी कुछ उन सब चीजों से सीखने को मिलता है। बस जरूरत किस चीज की है कि हम थोड़ा धीरज रखें, धैर्य रखें, जो कि अक्सर हम शायद खो देते हैं। तो अगर हम हतोत्साहित ना हों और उस अभिव्यक्ति को देखते हुए हम थोड़ा सा ठहरें, तो हमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में भाव बदल सकते हैं हमारी बात अलग तरीके से होते ही। तो हमें उस पल का भी इंतजार करना है। कई लोग कहते हैं वह सोचेगी कि मैं अजीब हूं, पर शोध से पता चलता है कि जब कोई पुरुष महिला की भावनाओं को अपने चेहरे के माध्यम से प्रतिबिंबित करता है, तो वह महिला उस पुरुष को अधिक बुद्धिमान, दिलचस्प और आकर्षक समझती है। जनता में भावनाओं को छुपाने की विकासवादी आवश्यकता के कारण जनता में भावनाओं को छुपाने की विकासवादी आवश्यकता के कारण अधिकतर पुरुष सुनते समय मूर्तियों की तरह भावहीन दिखते हैं। ये बहुत अलग है। जब भी हम किसी की बात सुन रहे हो, अब हम जा रहे हैं एक प्रोस्पेक्टिंग करने और सामने वाला व्यक्ति हमसे कुछ कहना चाह रहा है और हम ऐसे मूर्त बन के बैठे हुए हैं, अगर हम उसके साथ बात करते समय अपने चेहरे की कुछ भाव, मुस्कुराना और सहमति दर्शाना और हाँ की आवाज निकालना करें, तो शायद हमारे साथ उस व्यक्ति की का मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। सो यहाँ लिखा है कि जनता में भावनाओं को छुपाने की विकासवादी आवश्यकता के कारण अधिकतर पुरुष सुनते समय मूर्तियों की तरह भावहीन दिखते हैं। वो सोचते हैं कि मैं और इसको अच्छे तरीके से करूंगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं
ताकि सामने से कोई ऐसा, आप कुछ कहो और सामने से कोई ऐसा शब्द या ऐसी बात ना निकल जाए जिसके लिए आपको तैयार रहना पड़े कि अब मैं इससे कैसे बचूं। तो सामान्य रूप से व्यक्ति ना भावहीन दिखता है। यहाँ 10 सेकंड की एक वैसी ही सामान्य श्रृंखला है जिसमें एक पुरुष का चेहरा उसको सुने हुए भाव दिखा रहा है। सारे भाव को एक जैसे लगेंगे, एक जैसे लगभग, दुख, आश्चर्य, क्रोध, खुशी, भय, आकांक्षा, सब एक जैसा लग रहा है, जैसे कॉपी करके रख दिया हो, सिर्फ आकांक्षा में थोड़ा सा मुस्कुराहट दिखाई गई है। यह पुरुष की सुनने की शैली के बारे में मजाकिया दृष्टि है, पर इसमें हमें सच्चाई की झलक दिखती है। सुनते समय पुरुष जो भावी नकाब ओढ़ लेते हैं, उससे उन्हें लगता है कि वे स्थिति के नियंत्रण में हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि उनमें भावनाएं नहीं होती हैं। ब्रेन स्कैन से पता लगता है कि महिलाओं की तरह ही पुरुष भी भावनाओं को उतनी ही तीव्रता से महसूस करते हैं, परंतु सबके सामने उनका इजहार करने में झिझकते हैं। ये तो बहुत ही साधारण सी बात हमेशा हम लोगों के साथ कही जाती है कि पुरुष अक्सर इस बात से बचते हैं कि कहीं वो कमजोर ना दिखें, कहीं वो इस बात से रक्षात्मक मुद्रा में होते हैं कि कोई व्यक्ति उनके मन के भावों को पढ़ लेगा और उससे उन्हें नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार की एक सोच होती है। पुरुष के व्यवहार को प्रतिबिंबित करने की कुंजी यह समझ लेने में है कि वह अपने भावों का इजहार करने के लिए अपने पूरे शरीर का सहारा लेता है, अर्थात केवल चेहरे के भाव ही नहीं, बैठने का तरीका, उसके अलावा हाथ और किस प्रकार से वो हिल रहा है वो व्यक्ति, तो पूरे शरीर का सहारा लेता है, केवल चेहरे का नहीं। बहुत सी महिलाएं एक भावहीन पुरुष को प्रतिबिंबित करना काफी कठिन मानती हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, यदि कोई महिला पुरुष से बात कर रही है या पुरुष साथी महिला साथी से बात कर रहा हो, तो इस प्रकार की दिक्कत आती है क्योंकि दोनों में समानताएं नहीं है। बहुत सी महिलाएं एक भावहीन पुरुष को प्रतिबिंबित करना काफी कठिन मानती है, पर अगर वे ऐसा कर लेती हैं तो उन्हें इसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अगर आप एक महिला हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने चेहरे के भावों को कम से कम करना होगा ताकि आप भयावह ना लगे। यहाँ भयावह का मतलब भयावह नहीं है असल में। इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करते समय कई बार हम एज इट इज शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। भयावह की जगह पर हम ये कह सकते हैं कि अगर अपने चेहरे के भावों को आप कम करना सीखें तो वो आदमी ज्यादा चकित नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रतिबिंबित न करें जो आपकी राय में सामने वाला पुरुष महसूस कर रहा है, उन चीजों को कम से कम दिखाएं। अगर आपकी राय गलत हुई तो परिणाम विनाशकारी होंगे, आपको सिर्फ राय अजीब समझा जाएगा। इसीलिए पुरुष साथियों से बात करते समय महिला साथी जो समझदारी का भाव दिखाती हैं, वो कभी भी बहुत ज्यादा खुशी का इजहार या दुख का इजहार या बहुत जल्दी जल्दी अपने भाव बदलने से बचती हैं, ताकि बातचीत सामान्य रहे। ये बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण बातें हैं जो उन्होंने अपनी पुस्तक में से यहाँ पर इस पुस्तक में डाली हैं। जो देव भाषा की एक पुस्तक है उसे यहाँ पर उन्होंने डाली है, बॉडी लैंग्वेज। तो इस चीज समझने की बहुत जरूरत है क्योंकि सामने वाला हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। तो इन्होंने एक ऑन एन एवरेज चीजें बताई हैं, और ऑन एन एवरेज चीजें जब पता लगी तो उसके हिसाब से ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अगर हम इन चीजों को समझने लग गए और बात उसी तरीके से करने लग गए तो अपनी प्रस्तुति सामने वाले को देने देते समय हम लोगों को परेशानी होने वाली नहीं है, तो प्रस्तुति बहुत ही रोचक हो जाएगी। कहते हैं अगर आपकी राय गलत हुई तो परिणाम विनाशकारी होंगे, आपको सिरफिरा या अजीब समझा जाएगा। जो महिलाएं सुनते समय चेहरा गंभीर बनाए रखती हैं उन्हें पुरुष अधिक बुद्धिमान, कुशल व समझदार समझते हैं। गंभीर बनाना, गुस्सैल नहीं, शांत। गंभीर का मतलब शांत। गंभीर का मतलब ऐसा नहीं कि कोई टेंशन आ गई है, दुख आ गया है, नहीं। शांत मतलब जिस चेहरे पर भाव नहीं है, कम बोल रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि ये कुछ ज्यादा समझदार ले रही है। ऐसा कुछ उनका एवरेज है। हर एक व्यक्ति पर हर जगह ये चीजें लागू उसी तरह से हो जाए ये जरूरी नहीं है। उपाय 6, गति निर्धारित करना। ये बहुत बड़ी बात है जिसके लिए मैं अक्सर बातें करता रहता हूँ। आवाज का लहजा, यानी आप जब आप बोल रहे हैं तो आपके शब्द रूखे हैं, आप कड़क मिजाजी से बात कर रहे हैं, आप ऐसे बिहेवियर में बात कर रहे हैं जिसे हम ऑथोरिटेटिव बिहेवियर कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ऑथोरिटेटिव बिहेवियर नहीं चलता। नेटवर्क मार्केटिंग में जो बिहेवियर आपको चाहिए वो होता है मैत्रीपूर्ण बिहेवियर। हाँ, आपको गुस्सा आ सकता है कुछ चीजों पर, मगर अपना गुस्सा जाहिर करने का भी कोई तरीका आपको देखना पड़ेगा। आवाज का लहजा,
उतार चढ़ाव और बोलने की गति भी प्रतिरूपण के दौरान एक से हो जाते हैं ताकि तालमेल बेहतर बन सके। इससे गति निर्धारित करना कहते हैं, और ऐसा लगता है कि मानो दो लोग एक ही सुर में गा रहे हों। आप अक्सर देखेंगे कि वक्ता अपने हाथों से तालमेल देकर समय गिनता है, जबकि श्रोता अपने सिर झुकाने की लय के द्वारा उसे तालमेल करता है। जब संबंध प्रगाढ़ होते हैं तो देह और भाषाई स्थितियों के प्रतिबिंबन में कमी आ जाती है। प्रगाढ़ का मतलब गहरे शब्द, गाढ़े शब्द, कठोर शब्द, कठिन शब्द। तो देह और भाषाई स्थितियों के प्रतिबिंबन में कमी आ जाती है। सामने वाले को समझ नहीं आया बोल क्या दिया, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे की आगे आने वाली भावनाओं का अनुमान लगा लेते हैं। दूसरे व्यक्ति के साथ गति निर्धारण तालमेल बनाने का प्रमुख माध्यम बन जाता है। वो कितनी तेजी से समझेगा, उसी तरीके से मैं उतनी तेजी से वो बात कहूं। अगर मैं फटाफट फटाफट अपनी बात कह गया तो अधूरी बात उस तक गई, कितनी नहीं गई। तो बात कहने के बाद बात को सुनना भी जरूरी है कि सामने वाला आपके साथ आपके द्वारा कही गई बातों के लिए हाँ भी कर सके। कभी भी सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा तेज गति से ना बोले। सर्वेक्षण से पता चलता है यदि कोई उनसे ज्यादा तेजी से बात करता है तो कई लोग दबाव में आ जाते हैं। किसी व्यक्ति के बोलने की गति उसके दिमाग द्वारा जानकारी के सचेतन रूप से विश्लेषण करने की क्षमता दर्शाती है। लाइन को दोबारा पढ़ूंगा, पहले समझा देता हूं। अगर आपने किसी से कोई बात कही और आपने तेजी तेजी से कह दी, हो सकता है कि वो व्यक्ति उस बात को सुनकर अपने दिमाग में प्रोसेस ना कर पाया हो तब तक, और आपने तो बात कह दी, आप आगे निकल गए। आप तो बड़े समझदार निकले कि आपने तो सारी बात कह दी, मगर उस व्यक्ति तक तो बातें पहुंची ही नहीं। और ऐसा अक्सर सभी के साथ होता है। आपको आता है इसीलिए आप फटाफट फटाफट बोलते चले जाते हैं। वो व्यक्ति तो नया है, उसको समझने का मौका तो देना चाहिए। कभी भी सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा तेज गति से ना बोलें। सर्वेक्षण से पता चलता है कि यदि कोई उनसे ज्यादा तेजी से बात करता है तो कई लोग दबाव में आ जाते हैं। किसी व्यक्ति के बोलने की गति उसके दिमाग द्वारा जानकारी के सचेतन रूप से विश्लेषण करने की क्षमता को दर्शाती है कि वो किस प्रकार से उन चीजों का विश्लेषण कर पाता है जो उसने सुना है। सामने वाले व्यक्ति के समान या उससे कम गति से बोलें और उसके लहजे के उतार चढ़ाव को प्रतिबिंबित करें। मतलब आपकी बात सुनने के बाद वो जिस प्रकार से सोचता है, बोलता है, उसी प्रकार से अपने भाव रखें। गति निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर फोन पर अपॉइंटमेंट लेते समय, क्योंकि वहां पर आवाज ही आपका एकमात्र अस्त्र है। चेहरे के भाव तो नजर आते नहीं। इसीलिए आपको इस क्षेत्र में अभ्यास करने की आवश्यकता है। और यहाँ यह अध्याय समाप्त होता है। इसके हमने 6 पार्ट पढ़े, 6 उपाय पढ़े, जिसमें देह भाषा थी, गति निर्धारण था, प्रतिरूपण था। उसके अलावा हमने और भी कई चीजें पढ़ी। प्रतिरूपण की असमानताओं के बारे में भी हमने बात की। और उसके अलावा हमने चेहरे के भाव पर बात की। हमने यहाँ नजरों पर बात की, आंखों पर काबू कैसे पाना है। हमने न्यूनतम प्रोत्साहक शब्दों का प्रयोग करना सीखा, यहाँ पर वो भी बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हमने यहाँ सीखा कि सिर हिलाने की तकनीक क्या है। और ये सब सीखने के बाद जो सबसे पहली चीज हमने सीखी, पुल बनाना। तो पुल कैसे बना, तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ ओवर हो गया। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतने अच्छे से इसको सुनने के लिए, जुड़े रहने के लिए। और नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट पार्ट पर जाएंगे, नेक्स्ट बुक पर जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।